हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है पीजीएस जोन में। मित्रों, वीडियो देरी से आ पा रहा है, उसका कारण है पीजी के एग्जाम और इन एग्जामों की व्यस्तताओं के कारण वीडियो शूट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना। मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिर से रेगुलर वीडियो दे पाऊं, तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी में जलवायु। तो आज हम भारत की जो जलवायु है उसके विषय में जानेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं बहुत सारी जो और भी जलवायु से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करूंगा इसमें। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दें, इससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैं इसमें कवर कर रहा हूं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की कि जलवायु क्या है। ठीक है। तो देखो, जलवायु को अगर हम परिभाषित करें तो हम एक छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं इसकी कि मौसम की यथास्थिति, मौसम की लगातार एक जैसी स्थिति, मौसम की लगातार एक जैसी स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी जलवायु। ठीक है ना। अरे मौसम आपने देखा होगा कि एक सप्ते में भी बदल जाता है, मौसम एक दिन में भी बदल जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह को बहुत तेजी से गर्मी होती है, दोपहर को गर्मी होती है और शाम को मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसे जलवायु नहीं कहेंगे, ये तो मौसम है। जलवायु किसे कहेंगे? जहां पे मौसम लगातार एक जैसा ही बना रहे तो उसको जलवायु कहने लगते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगर हम इसकी गणना की बात करें कि इसकी जो गणना है, जलवायु की जो गणना है वो कितने समय में की जाती है, तो 30 वर्ष या इससे अधिक, 30 वर्ष या अधिक, 30 वर्ष का समय या अधिक। मतलब हम ये कहेंगे कि जलवायु की यथास्थिति 30 वर्ष तक या इससे ज्यादा रहे तब उसको हम जलवायु, या ये कहें मौसम की लगातार 30 साल तक ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहे। ठीक है ना। जैसे अगर ठंड है तो 30 साल तक ठंड बनी रहे तो वो क्या कहलाएगी? फिर वो मौसम न कह के हम उस स्थिति को जलवायु कहेंगे। तो बहुत बार पूछ लेता है कि मौसम की जो मौसम जो जलवायु में परिवर्तित होने में कितना समय लग जाता है, तो आप बता पाएंगे, या जलवायु की गणना कितने वर्ष में की जाती है। ठीक है मित्रों। अच्छा, इसके बाद हम जो बात करते हैं जलवायु की, तो देखो जलवायु के विषय में एक वैज्ञानिक थे कोपेन हैगन, एक वैज्ञानिक थे कोपेन हैगन, और ये जो वैज्ञानिक थे वो थे डेनमार्क के। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे एक। ठीक है। इन्होंने जलवायु के आधार पर जलवायु का निरीक्षण किया और जलवायु के आधार पर बनाए जलवायु प्रदेश। ठीक है। अलग अलग जलवायु प्रदेश बनाए थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में जो जलवायु प्रदेश बने हुए हैं, भारत में जो जलवायु प्रदेश बने हुए हैं, ठीक है ना, वो है 9। कितने जलवायु प्रदेश हैं भारत में? तो भारत में 9 जलवायु प्रदेश हैं। कभी पूछ लिया जाए कि किस व्यक्ति ने इनको बताया, तो वो थे कोपेन हैगन। अच्छा, कोपेन हैगन ने जो जलवायु प्रदेशों को जब बताया तो जलवायु निर्धारण के लिए, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, इन्होंने क्या किया? जलवायु निर्धारण के लिए चरों का उपयोग किया। जलवायु निर्धारण के लिए चर समझते हैं आप लोग, पढ़े होंगे चर और अचर। ठीक है ना। तो इन्होंने चर का प्रयोग किया। चर में आप लोग जानते हैं कि आवास आया एबीसी, तो इन्होंने जो एबीसीडी थी उसका प्रयोग किया था। ठीक है। और देखिए किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया है, तो उसको मैं बता देता हूं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इस चित्र से ऊपर यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहे होंगे ये कुछ चर और उनके सामने उनका मतलब क्या है। ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हम एस की बात करते हैं तो ये अर्ध जो मरुस्थल होता है, अर्ध मरुस्थलों को एस से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी एस है ये, और बड़े डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं मरुस्थल को। एफ से पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, या आप इसको कहेंगे पर्याप्त वर्षण। ठीक है। एम से है शुष्क मानसून, और छोटा वाला जो डब्ल्यू है उससे है शुष्क शीत ऋतु। एच जो छोटा वाला एच है इससे है शुष्क और गर्म क्षेत्र। सी से है 4 माह तक जहां तापमान 10 सेल्सियस से कम रहे।
सी को याद रखना है, ऐसा क्षेत्र है जहां का तापमान 4 माह तक 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और जी का मतलब है गंगा का मैदान। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए कोपेनहेगन ने जो जलवायु प्रदेश से उनका निर्धारण किया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे भारत के जलवायु प्रदेशों को लिख दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने कहा 9 है भारत में। तो देखिए, आप अगर क्रम के हिसाब से देखें तो देखो, पहला हम ये ले लेते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ये है ध्रुवीय तुल्य। क्या है? ध्रुवीय तुल्य। इसका मतलब ये है कि जैसे ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, वैसे ही इस क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं ध्रुवों को। ठीक है ना, या ध्रुवीय तुल्य को। अगला देखिए टुंड्रा तुल्य। टुंड्रा तुल्य का मतलब आप लोग जानते हैं, जहां बर्फ तो जमी रहती है लेकिन ध्रुवों से कम ठंडे स्थान होते हैं। तो ये टुंड्रा तुल्य स्थान है, इसको ईटी से प्रदर्शित किया गया है, इसको हम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, अगला आइए, इसको नंबर 3 दे देते हैं, और ये है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, पंजाब और पंजाब के अलावा यहाँ पे राजस्थान और ये गुजरात से जो मिला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इधर आप लोग जानते हैं क्या है, पाकिस्तान है। तो जो थार का मरुस्थल है दोनों तरफ पड़ता है, तो यहाँ पे ये आपका उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये गंगा वाला क्षेत्र है, तो शुष्क शीत, यहाँ पे जी आ रहा है ना, तो ये गंगा से सिंचित क्षेत्र है, इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है ना, शुष्क शीत मानसून क्षेत्र है ये। इसके अलावा देखो ये वाला, इसको देख लो, ये नंबर 5, ये नंबर 5 है आपका शीत आर्द्र क्षेत्र DFC, जो कौन सा है, ये अरुणाचल का भाग है, जो हिमाचल का लास्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो पूरब में ये वाला है अरुणाचल वाला। इसके अलावा ये तो गंगा का क्षेत्र ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र देख लीजिएगा, ये क्षेत्र, या फिर पहले इसको देखो, ये वाला देखो, जो महाराष्ट्र वाला है ये। ठीक है, महाराष्ट्र आता है इसमें, महाराष्ट्र के अलावा इधर जो आएगा उड़ीसा वगैरह, ये वाले आते हैं इसमें। तो यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय, जिसको AW से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में आप इसको देख लीजिए, ये 7वां है, 7वां क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कुछ मायने में यहाँ पे जो आपका आंध्रा का पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये वाला। अगला नंबर दे देते हैं 8, ये है, तो आप लोग देख रहे हैं ये है लघु शुष्क क्षेत्र, जिसमें आपका कर्नाटक से शुरू हो जाता है, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु रहता है। इधर देखिए, इधर जो आएगा आपका तमिलनाडु के ऊपर ही आंध्रा वाला पार्ट आएगा, कि वो तेलंगाना और आंध्रा 2 पार्ट है, इनमें से नीचे आंध्रा वाला पार्ट आएगा। तो ये आर्द्र शीत मानसून क्षेत्र है, जिसको हम दे देते हैं नंबर 9। तो ये कुल मिला के ये जो जलवायु प्रदेश बटे हुए हैं, वो किसके द्वारा बटे हुए हैं, वो व्यक्ति हैं आपके कोपेनहेगन। इन्होंने इसको बांटा है जलवायु प्रदेश को। तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं। इसके अलावा देखो, इन जलवायु प्रदेशों के अलावा भारत में हम कहते हैं कि जलवायु का जो अध्ययन करते हैं, या जो भारत की जलवायु है वो किस तरह की है। ये कुल जलवायु प्रदेश हुए, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में जलवायु है वो कितने प्रकार की है। तो हम सभी जलवायु क्षेत्रों को देखते हुए बात करें, और अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, कभी एक आ जाता है ऑप्शन में, तो फिर आप लोगों को बताना है कि जो भारत की जलवायु है, जो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। कभी ये पूछ लिया जाए सीधा सा क्वेश्चन कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अगर कभी एक पूछे तो, वैसे मैंने आपको सभी क्षेत्र बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो, ये भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, या भारत में कब कब मानसून आता है, भारत में कब कब के वर्षा होती है, या कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए भारत में एक मौसम विज्ञान संस्था है, मौसम विज्ञान अनुसंधान। तो मौसम विज्ञान जो अनुसंधान है, ठीक है, इसको देखिए, इसके विषय में, मौसम के विषय में यही बताता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। जब ये स्थापित हुआ था तब ये कलकत्ता में था। कहाँ था? ये कलकत्ता में था। फिर देखो इसका जो मुख्यालय है वो बदलता रहा है। पहले कलकत्ता में रहा, उसके बाद 1905 में ये शिमला पहुंच गया। ये 1905 में कहाँ पहुंच गया था? शिमला पहुंच गया। शिमला के बाद फिर से इसको चेंज किया गया और 1928 में ये पुणे लाया गया। ये पुणे महाराष्ट्र में लाया गया। कलकत्ता बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, पुणे महाराष्ट्र में है। ये हिमाचल में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र लाया गया। इसके बाद फिर से इसको चेंज किया गया और 1944 से इसको फिर से नई दिल्ली ले जाया गया। इसको फिर से नई दिल्ली ले जाया गया। और वर्तमान की बात करें कि ये मौसम अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली में। मुख्यालय पूछा जाए तो कई बार ऐसे भी पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी जो रिपोर्टें हैं वो कहाँ से जारी होती हैं, ठीक है ना? तो पुणे और दिल्ली, पुणे और दिल्ली से, ठीक है। ये मौसम अनुसंधान का ही काम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, जबकि भारत की अगर स्थिति की बात करते हैं तो देखो मैं भारत की स्थिति बताता हूं आपको। अगर हम भारतीय स्थिति की बात करें तो भारत जो स्थित है वो देखो गोलार्ध में बना के दिखाता हूं आपको, तो आप आसानी से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। ध्यान देंगे, सभी ध्यान से समझेंगे। देखो आपने बहुत बार मैं पढ़ाता हूं तो बनाता रहता हूं इस तरह से, ये बताता हूं जब भी बनाता हूं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी को जो दो भागों में बांटने वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो देखो भूमध्य रेखा या जो विषुवत रेखा है इसने जब ये एक गोला था, अभी इसको दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। भाई एक गोला था और गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? तो गोलार्ध कहलाता है। इसको उत्तरी गोलार्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है उत्तरी ध्रुव। क्या है ऊपर की तरफ? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है। और ये वाला जो है यहाँ पे है आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर हुई होगी सभी को, ठीक है। अच्छा देखो मित्रों, अगर हम जलवायु की बात करते हैं, पृथ्वी पे अगर हम जलवायु देख लें, समझना इसको, तो ये वाला जो क्षेत्र रहता है, ये वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र 5 अक्षांश उत्तर की तरफ और 5 अक्षांश दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र है, कुल मिला के जो अक्षांश हो जाते हैं वो 10 हो जाते हैं। तो ये 10 अक्षांश का जो क्षेत्र है वो एक डोलड्रम बनाता है। क्या बनाता है? तो इसको बोलते हैं डोलड्रम। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डोलड्रम। बहुत बार आपको ये पूछा जाएगा डोलड्रम क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 10 अक्षांश, 5 उत्तरी और 5 दक्षिणी, इस स्थान को 10 अक्षांश का जो दूरी है उसको एक डोलड्रम बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे गर्म स्थान है। ये क्या है? गर्म स्थान है। अगर मैं यहाँ पे जोन बनाऊं, क्या बनाऊं? जोन, जिनको क्या बोलते हैं? कटिबंध। मैंने आपको जब अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी तो बताया था क्या होता है कटिबंध या जोन। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जोन या कटिबंध। अब मैं कटिबंध बनाता हूं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कटिबंध है, ये वाला, इसको बोलते हैं उष्ण। ये कैसा कटिबंध बन गया? ये बन गया उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारी गर्मी पड़ेगी। यहाँ गर्मी का कारण है लंबवत सूर्य। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सूर्य हमेशा लंबवत रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये है 23.5 डिग्री
दक्षिणी, मतलब हम ये कहेंगे भाई ये तो 0 होती है, भूमध्य रेखा कितना होती है 0 अक्षांश होती है। तो यहां से ये वाली 23.5 और यहां से ये वाली 23.5, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं नीचे वाले को मकर रेखा। अब ये जो कर्क रेखा मकर रेखा है, ठीक है, इनको देखिए यहाँ पे तापमान का क्या असर रहता है, कौन कौन से कटिबंध बनते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया अभी ये वाला कटिबंध हो गया उष्ण कटिबंध, आप यहाँ लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा का कटिबंध उष्ण है, या समझ लीजिए बाद में नोट कर लेना, ये उष्ण कटिबंध है। इसके बाद देखो अगर हम इनको देखें ध्रुवों को, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे बर्फ रहती है, दोनों ध्रुवों पे क्या रहती है मित्रों, तो दोनों ध्रुवों पे बर्फ रहती है। यहाँ बर्फ रहने के कारण जाहिर सी बात है ये शीत कटिबंध होंगे। ये कैसे हैं, तो जहां बर्फ रहती है वो कटिबंध बन जाता है शीत कटिबंध, तो दोनों ध्रुव शीत कटिबंध हो गए। भूमध्य रेखा पे गर्मी ज्यादा है तो ये उष्ण कटिबंध हो जाता है। इसके बाद के जो कटिबंध है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र रह गया, या यहाँ जो ये वाला क्षेत्र रह गया, ये होते हैं उपोष्ण। क्या होते हैं ये, इनको कहेंगे आप ये उपोष्ण कटिबंध होते हैं। उष्ण से छोटा, जैसे प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, वैसे ही होता है उपोष्ण, ये भी उपोष्ण है और ये भी उपोष्ण है। इसके बाद के जो कटिबंध है यहाँ पे, ये जो 66.5 जो डिग्री रेखाएं रहती हैं, ठीक है ना, ये वाली जो रेखा है वो 66.5 है, ये वाली ऊपर 66.5 है। तो जो 66.5 डिग्री जो रेखा रहती हैं, यहाँ पे आप लोग जानते हैं यहाँ से शीत और उपोष्ण इन दोनों के मिलने से कटिबंध बन जाता है शीतोष्ण। क्या बन जाता है, शीतोष्ण। तो यहां भी शीतोष्ण बनेगा तो ये वाला भी शीतोष्ण बनेगा, शीतोष्ण, ठीक है ना। तो प्रमुख तौर पर इस तरह से जोन या कटिबंध बना लिए गए हैं। आप फिर से समझिए ध्यान पूर्वक, बर्फ है जहां ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है तो ये बिल्कुल शीत कटिबंध हो गए, और भूमध्य रेखा सबसे ज्यादा गर्म रहती है तो यहाँ पे हो गया उष्ण कटिबंध। इसके बाद देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जब ऊपर को जाते हैं, ठीक है ना, या हम कहेंगे ध्रुवों के आसपास शीत के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है वो शीतोष्ण होते हैं, आप दोनों देख रहे हैं। इसके बाद जो शुरू होता है वो इनके बीच वाला ये उपोष्ण कटिबंध होता है। ये कौन सा होता है, उपोष्ण। तो कुल मिला के अगर हम एक गोलार्ध को देखें तो शीत, शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण, ठीक है। उष्ण दोनों में कॉमन रहता है 5 डिग्री इधर से और 5 डिग्री इधर से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये है मित्रों, इस तरह से तो यहाँ कटिबंध बनाए गए हैं। अब देखो अगर इंडिया की स्थिति की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि 23.5 डिग्री जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, अक्षांश रेखाओं में बता चुका हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे है भारत। अब अगर भारत यहाँ पे है तो इसकी जलवायु कैसी हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि ध्रुवों के भी पास है तो शीतोष्ण होनी चाहिए, यहाँ इसके भी पास है, ठीक है ना, यहाँ भूमध्य रेखा के भी पास है तो इसकी स्थिति यहाँ पे काफी गर्म होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। पर मैंने आपको बताया था कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, मानसूनी है। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ कारण बताता हूं, और उन कारणों को कहा जाता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। आप एक पॉइंट में समझेंगे उनको क्या कहते हैं, तो मित्रों उनको कहते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनको शॉर्ट में कह दिया जाता है लैंडमार्क्स। क्या कह दिया जाता है, लैंडमार्क। जलवायु को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कह सकते हैं आप इनको, कारक कौन कौन प्रभावित करता है। तो देखो इसको एक शब्द है जिसको बोल दिया जाता है लैंडमार्क। क्या है, जो ये तत्व हैं इनमें क्या क्या प्रभावित कर सकता है, तो आप याद रख सकते हैं, इसको लैंडमार्क कह दिया जाता है, ऐसे लिखिएगा ठीक रहेगा। लैंडमार्क कह दिया जाता है इसको, ठीक है ना। तो आप देखेंगे लैंडमार्क के जो मतलब हैं, लैंडमार्क्स ऐसा रह गया है बीच में,
तो लैंडमार्क्स ये कहा जाता है। अब ये सभी के अपने अपने मतलब हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम देखो, अगर एल की बात करते हैं तो ये रहता है आपका लैटिट्यूड, है ना, ये जो रहता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो जो लैटिट्यूड है वो अक्षांश रेखा, तो अक्षांशों से भी काफी अंतर आता है जलवायु में। उसके अलावा देखो, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए का यहाँ पे जो अर्थ है वो है आपका अल्टीट्यूड। यहाँ ए का जो अर्थ है अल्टीट्यूड है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, तो भारतीय जलवायु को ऊंचाई भी प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए, अगर हम एन को देखें तो यहाँ नियरनेस फ्रॉम सी, इसका मतलब है नियरनेस, समुद्र के पास। नियरनेस फ्रॉम सी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये समुद्र के पास, समुद्र के तट, ऐसे कह लो समुद्र के तट, ठीक है ना। जो समुद्र के तट, नियरनेस फ्रॉम सी का मतलब हुआ समुद्री तट। अगला देखिए, अगला है इसमें आपका क्रम में, वो है डायरेक्शन ऑफ विंड। डी से है डायरेक्शन ऑफ विंड, इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे, वायु का प्रवाह। ये क्या है, वायु प्रवाह, वायु का बहना, वायु प्रवाह। इसके बाद देखिए जो एम है इसमें, वो है आपका अच्छा मित्रों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही करिएगा। ये लैंड मार्क नहीं है, लैंड फॉर्म्स है। ये थोड़ा यहाँ गलती हुई है, इसको मैं सही कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग फिर से देखिए इसको, ये लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स, FORMS ये है, ठीक है ना। लैंड मार्क नहीं है, लैंड फॉर्म्स है, तो इसको सही करना, ठीक है। देखिए एफ यहाँ पे फॉरेस्ट है, एफ फॉरेस्ट मतलब वन कहेंगे, तो एफ फॉरेस्ट वन हो गया। यहाँ पे अगर ओ देखें तो ओशियन, जो करंट या हम कहेंगे ओशियन जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं, ठीक है। आर से अगर हम देखें तो आर रहता है आपका रेनफॉल, वर्षा कहेंगे इसको, ये रेनफॉल है, वर्षा है जो इसको प्रभावित करती है जलवायु को। अगला है आपका माउंटेन और सोयल, ये है आपका माउंटेन, पर्वत है, माउंटेन पर्वत पहाड़, और है आपका मिट्टी सोयल या इसको मिट्टी कहेंगे। तो जो मिट्टी है, पर्वत है, वर्षा है, जलधाराएं, वन, वायु प्रवाह, समुद्र के तट, ऊंचाई और अक्षांश, ये सभी कारक हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लैंड फॉर्म्स करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम भारतीय जलवायु की बात करते हैं तो भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करता है वो है सबसे ज्यादा दो चीजें प्रभावित करती हैं, या ये कहेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ हिंद महासागर बहता है, क्या बहता है भाई, यहाँ नीचे की तरफ बहता है हिंद महासागर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे नीचे क्या है, ये नीचे की तरफ है आपका हिंद महासागर, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कभी पूछ लिया जाए दो कारक कौन से हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, एक हो गया हिंद महासागर और दूसरा है हिमालय। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हिमालय और हिंद महासागर नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। किस तरह से, तो देखिए ऐसे देखिएगा, ये अगर हम अन्य देशों को देखें विश्व के,
तो उन देशों में एक प्रकार की जलवायु है या दो प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना। पर इंडिया ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां इतने ढेर सारे प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसका कारण यही है, आप ये समझें कि अगर नीचे भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर आती हैं, लेकिन बीच में हिंद महासागर पड़ने से वो जो गर्म हवाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होकर आती हैं और फिर तमिलनाडु और केरल पे टकराती हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि तमिलनाडु और केरल के जो व्यक्ति हैं उनका कलर काला होता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे हिंद महासागर नहीं होता तो वो हवाएं और ज्यादा गर्म आती हैं और सीधे पूरा भारत तक पहुंचती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो हिंद महासागर की वजह से ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, हिमालय की बात करते हैं। तो यहाँ से जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं, जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं ऊपर से आती हैं, ध्रुवों से ठंडी ध्रुवीय हवाएं, वो ठंडी ध्रुवीय हवाएं हिमालय से टकराकर वहीं पर रुक जाती हैं, ठीक है ना। और हिमालय से टकराने के बाद रुक जाती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि हिमालय के पीछे जो भी देश हैं वहां के लोग गोरे, जैसे चीन को ही देख लीजिएगा, तो चीन की जलवायु कहीं मायने में यहाँ जो इस तरफ है वो ठंडी रहती है, तो वहां के लोग देखे होंगे गोरे होते हैं। और हिमालय के बाद भी कुछ क्षेत्रों में बर्फीली हवाएं आ जाती हैं, है ना। तो वहां के लोग जैसे देखिएगा आप, जम्मू कश्मीर के लोग हैं या हिमाचल के लोग हैं, तो कुछ गोरे गोरे होते हैं वहां के लोग, ठीक है ना। इसका कारण है ये ठंडी हवाएं। अगर हिमालय नहीं होता तो ये पूरी जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो पूरे भारत तक जाती और पूरे भारत में सभी अंग्रेज होते, ठीक है, सब गोरी चमड़ी के लोग होते, ठीक है ना। तो ये कारण है, ये दो जो तत्व हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं भारतीय जलवायु को। अगर हम भारतीय जलवायु को देखें तो यहाँ पे जो ऋतुओं का वर्णन है वो दो तरह से कर दिया गया है, परंपरागत है, एक कृषि के अनुसार है। अगर हम परंपरागत और कृषि के अनुसार ऋतुओं को देखते हैं तो आप लोग जानते हैं परंपरागत जो ऋतुओं की संख्या है भारत में वो 6 है। कितनी है? परंपरागत ऋतुओं की संख्या भारत में 6 है। और देखिए वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं 6, मैं आपको क्रम से बता देता हूं। परंपरागत जो ऋतुएं हैं भारत में या जलवायु के आधार पर यह ऋतुएं बांटी गई, इनमें जो मुख्य तौर पे है वो परंपरागत। तो परंपरागत जो ऋतुएं हैं भारत में, या इनको कुल ऋतुएं भी कह दिया जाता है बहुत बार कि कुल ऋतुएं कितनी हैं, तो जो कुल ऋतुएं हैं वो है आपकी 6 ऋतुएं। कुल कितनी है? परंपरागत ऋतुओं की संख्या क्या है? तो वो संख्या है आपकी 6। इनमें देखेंगे अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले बसंत, शुरुआत कर देते हैं आपका वसंत। बसंत के बाद जो दूसरी रहती है वो रहती है आपकी, ये क्रम से बता रहा हूं, हो सकता है कि आपने कभी ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़ा हो ये, और वहां पे मैंने ऐसे ही बता दिया हो, ये क्रमबद्ध है, ध्यान रखना। बसंत के बाद जो शुरू होता है वो होता है आपका ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद जो क्रम में तीसरा आता है वो आता है आपका वर्षा। वर्षा के बाद वसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद होता है फिर शरद। शरद के बाद आता है पांचवा, शरद के बाद शीत आएगा, और फिर नहीं, शरद के बाद पहले हेमंत आएगा। शरद के बाद आएगा पहले शरद या शीत, यही है, शरद या शीत, फिर हेमंत, और फिर रहता है अगर लास्ट शिशिर। शिशिर, तो ये 6 है। अगर हम मंथ के हिसाब से चेक करें, इनको महीनों के हिसाब से देखें, तो आप मार्च अप्रैल से शुरुआत कर देंगे। बसंत की जो शुरुआत है वो आप मार्च से करेंगे। ये 2-2 महीने बटेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 माह है, ठीक है ना। तो मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल आएगा यहाँ पे। जब यहाँ मार्च से अप्रैल है तो 2 महीने यहाँ आएंगे क्रम से, मई से जून, यहाँ आएंगे आपके जुलाई से अगस्त, यहाँ पे आएंगे आपके सितंबर से अक्टूबर, यहाँ पे आएंगे आपके नवंबर से
सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे आएगा नवंबर दिसंबर, और यहाँ पे आएगा आपका जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी। तो कुल मिला के आप लोग देख पा रहे हैं कि जो परंपरागत ऋतुएं हैं, ठीक है, ये अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अरे आप एक क्रम में चले आइए, आपको ये सभी याद बना रहेगा। क्रम यहाँ से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बस ऐसे दो दो के जोड़े देते चले आइए। याद रखना है तो मार्च से याद रखना, ठीक है। तो ये आपकी परंपरागत ऋतुएं हैं, जबकि कृषि के हिसाब से ऋतुओं को और डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो वर्षा और पवनें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पवनें पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भारत में